हाय गाइस, तो ये बैंक ऑडिट का सेकंड पार्ट है। और ये जो क्लास होगा इसमें हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से फिर कॉन्ट्रैक्टिंग और ये सब पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में हम लोग ने पढ़े थे कि नॉर्मली बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर नेशनलाइज्ड बैंक में क्या क्या चाहिए होता है ऑडिटर को एक रिपोर्ट करने में, क्या क्या मुद्दे पे वो रिपोर्ट करता है। तो वो सब ठीक है, वो सारे। और पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आया था क्योंकि इधर मतलब पूजा होता है। तो लाइक हम कोलकाता से है तो इधर पूजा होता है, तो उसमें थोड़ा साउंड फाउंड का थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा था। आज सही है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग तो ये तो पढ़ लिए कि भाई बैंक का ऑडिट रिपोर्ट कितने तरीके के बैंक होते हैं। डेवलपमेंट बैंक, जो भी नया नया बैंक है, आरआरबी हो गया, आरआरबी नया नया नहीं है, पेमेंट बैंक हो गया, फिर डेवलपमेंट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो सारे। अभी पढ़ते हैं ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेन बात है, देखूंगा अगर समझाने का कुछ हुआ तो। जैसे बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक, आरआरबी। बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर अपॉइंट करता है एट द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग पे अपॉइंट होता है ऑडिटर। ठीक है, विद और नेशनलाइज्ड बैंक में भी बीओडी अपॉइंट करता है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। और आरआरबी में बीओडी अपॉइंट करता है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज्ड बैंक में, बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर अपॉइंट करता है बीओडी, और नेशनलाइज्ड बैंक में बीओडी, और आरआरबी में बीओडी अपॉइंट करता है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज्ड बैंक में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। ठीक है, मतलब अगर कंफ्यूजिंग नहीं हुआ तो। अच्छा, क्वालिफिकेशन वो सेम एज कंपनी ऑडिटर की, भाई सीए होना चाहिए, फिर कंपनी का मतलब मेंबरशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, वो सारे हो गए। ठीक है, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन डिसाइड करता है? बैंकिंग कंपनी में जनरल मीटिंग एजीएम में अपॉइंट होता है, जनरल मीटिंग में ही ये होता है। और नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई में बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकिंग कंपनी में एजीएम में और जनरल मीटिंग में, और आरआरबी में, सॉरी, नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई में आरबीआई डिसाइड करता है, कंसल्टेशन विद सीजी सेंट्रल। ये जो नोट्स है ना, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा ही, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये नोट्स भी चैप्टर 2 के, 3 के, 4 के, 5, ये चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 के भी। ठीक है, नोट्स उधर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। मैं और भी मतलब लगातार नोट्स पे काम करते रहता हूँ, तो अभी जैसे ऐसा नोट्स आएगा मैं उस हिसाब से नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। और मेरे उधर कुछ कुछ मेरे खुद के जो एक्सेल शीट है जिससे मैं अपना एग्जामिशन लाया था, तो उसका भी है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप एक बार चैनल ज्वाइन कर लो, आप देख सकते हो। एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम होता क्या? कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करने में जो टीम लगती है वो एंगेजमेंट टीम है, बस खत्म। कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करने में जो एंगेजमेंट टीम लगता है वही एंगेजमेंट टीम, बस खत्म। ऑल पर्सन परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एनी एक्सपर्ट आर नोन टू बी एंगेजमेंट, खत्म। इट शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल। ऑब्वियसली आप ऐसे 315 पढ़ोगे तो आपको पता ही होगा कि भाई बैंक का इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है। It should be appropriately documented. ठीक है, the discussion between the members of the engagement team and the engagement partner should be done on the suspectability of the bank's branch financial statement to be materially misstated. इसका मतलब क्या है कि जो भी आप ये डिस्कशन कर रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब ऑब्वियसली एक है ना कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि भाई आप हर चीज को अलर्ट रहो। तो ये है कि आपको सस्पेक्टेबिलिटी पे ऊपर कि आपको वो रहे कि नहीं, इसका जो बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक के ब्रांच का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मिसलीडिंग हो सकता है, उसके ऊपर। दिस डिस्कशन आर ऑर्डिनरली डन एट द बिगिनिंग, एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द। ठीक है, दिस डिस्कशन इज डन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द। इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक,
इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या डिस्कशन होता है? errors that more likely to occur or have been identified in prior years। errors जो हो सकता है और हो चुका है, हो सकता है और हो चुका है, ऐसा, ठीक है। methods by which fraud can be perpetrated by the, ऐसा मेथड जिससे फ्रॉड वो हो सकता है बाई द बैंक पर्सनल या फिर अदर्स किसी से भी, ठीक है। एक है कोई भी एरर जो हो चुका है और हो सकता है, दूसरा है ऐसा कोई मेथड जिससे फ्रॉड हो सकता है बाय द बैंक पर्सनल और अदर्स। ऑडिट रिस्पॉन्सेस टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक। परवेसिव रिस्क ऑलरेडी आप अगर ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर जो पढ़े हो तो उसमें ऑलरेडी, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। एंगेजमेंट रिस्क मतलब ओवरऑल एंगेजमेंट में क्या रिस्क है, मतलब प्रायर कमिटमेंट ऑफ ऑडिट या फिर ऐसा। परवेसिव रिस्क मतलब ऐसा कोई भी रिस्क है कि जो बहुत सारे इसको मतलब बहुत सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन या फिर बैलेंसेस को वो मतलब इफेक्ट कर रहे, ठीक है। जैसे सोच लो कि कोई भी लोन है वो जो भी मैनेजर या फिर जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसने सैंक्शन किया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, उसका पहले तो वो लोन देना ही गलत है, फिर उसका इंटरेस्ट जो भी आप ले रहे हो वो भी गलत है, फिर उसका जो आप जो भी खर्चा किए वो भी गलत है, सब कुछ गलत है। और स्पेसिफिक में कोई भी एक ट्रांजेक्शन गलत है, जैसे कि आपका कोई भी अकाउंट बैलेंस मतलब अगर कोई भी लोन दिया उसमें अगर 10% इंटरेस्ट होना चाहिए आप 9% कर दिए, तो वो स्पेसिफिक रीजन है भाई इंटरेस्ट कम आए, ठीक है। नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऑब्वियसली कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। और नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट इंडिकेट दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैव, मतलब ऐसा कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन या फिर अदर कंडीशन से अलर्ट रहो कि शायद मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है, एक है एरर जो होगा, एरर जो हो चुका है या फिर हो सकता है, फिर क्या ऐसा कोई भी मेथड जिससे फ्रॉड हो सकता है बाय द बैंक पर्सनल या फिर अदर्स। ऑडिट रिस्पॉन्सेस टू ईपीएस, ईपीएस मतलब एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखो थ्रू आउट द ऑडिट। और नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशंस दैट इंडिकेट दैट a material misstatement have occurred, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अलर्ट रहो जिससे पता चल हो सकता है कि मतलब ऐसा इंडिकेट हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई भी डिस्कशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ सच डिस्कशन क्या होता है? इट एनेबल्स, ये एनेबल करता है तीन चीजों को। एंगेजमेंट टीम टू कंसीडर एप्रोप्रिएट रिस्पांस टू ऑडिट्स, एंगेजमेंट पर्सन टू डेलीगेट द वर्क टू एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स, और एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट। क्या क्या होता है कि एक तो फ्रॉड रिस्क को जो एनालाइज करता है, एप्रोप्रिएट रिस्पांस कि भाई ये अगर फ्रॉड रिस्क हुआ तो इसका रिस्पांस क्या होगा, ठीक है, उसको कंसीडर करने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है कि आप अगर एक ओवरऑल समझ लो कि भाई क्या क्या दिक्कत हो सकता है या फिर क्या क्या दिक्कत हो चुका है प्रायर ईयर पे, तो आपको एक एक ओवरऑल एक पता चलेगा कि मेरे को इस बंदे को इधर रखना चाहिए, ठीक है, ये वाले पर्सन ये काम पे ऑलरेडी काम कर चुका है, तो आप उस हिसाब से अब दे सकते हो काम, ठीक है। और एंगेजमेंट में रिव्यू द, अगर आपको लगा कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स रिस्क है, तो आप क्या करोगे, आप स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने का आप सोच सकते हो कि एंगेजमेंट पार्टनर जो भी है वो मतलब ऐसा सोच सकता है कि भाई कोई अगर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना है क्या नहीं, मे रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस इशू रिलेटिंग टू फ्रॉड। सही। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ये पहले तो ये मैं बोलूंगा ये कंडक्टिंग द ऑडिट ये जो टॉपिक है उसका पार्ट है, वो बाद में, लेकिन मैंने क्या किया, ये भी प्लानिंग स्टेज पे है बातचीत, तो मैं ऐसा किया कि ये जो टॉपिक है मैं इसी में घुसा, क्योंकि ये प्लानिंग मेमोरेंडम है, अल्टीमेटली प्लानिंग को समझ, जैसे कंप्लीशन मेमोरेंडम है आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़े होंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, तो कंप्लीशन मेमोरेंडम है उसी की तरह ये प्लानिंग मेमोरेंडम है, लेकिन ये अलग है। प्लानिंग मेमोरेंडम क्या, प्लानिंग को जो ऑडिट प्लान होता है उसको समराइज करता है। अच्छा, क्यों ये बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, हाईलाइट ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग देयर प्लानिंग एंड रिस्क एक्टिविटीज, और प्रोवाइड एविडेंस अबाउट
appropriately planned audit engagement, responses to engagement, pervasive specific risk and other matters in the audit engagement. सही। ऑडिटर को बोला गया है कि भाई ऑडिट प्लानिंग, लेकिन क्यों करें? टू डिस्क्राइब द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, मतलब आप पहले तो स्कोप और एक्सटेंट तो दिखाओगे कि भाई कितना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, फिर क्या है कि आपका प्लानिंग स्टेज में या फिर जो रिस्क एक्टिविटीज आपने की है, तो उसमें क्या है कि आपका प्लानिंग स्टेज में कितना कितना ऐसा आया कि कोई भी सिग्निफिकेंट इशू हाईलाइट या फिर कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई, उसको आपको दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए और एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, किस चीज के लिए कि आप एप्रोप्रिएटली प्लान किया ऑडिट एंगेजमेंट को, और जो भी रेस्पॉन्सेस है टू ईपीएस आपने रिस्पॉन्सेस किए, जो भी मतलब जो भी आइटम्स था जो इफेक्ट कर रहा है ऑडिट एंगेजमेंट को, जैसे एंगेजमेंट हो गया मतलब ईपीएस हो गया, तो उसको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स किए। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्यों बनाया जाता है? एक है डिस्क्राइब द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, फिर क्या है कि दूसरा है हाईलाइट ऑल द सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क आइडेंटिफाई, कि भाई जितने भी सारे सिग्निफिकेंट इशू है और या फिर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज, आप उसको हाईलाइट कर दो और प्रोवाइड एविडेंस अबाउट appropriately planned audit procedure or responses to engagement, EPS and other matters affecting the audit engagement. सही। देखो, ये है रिपोर्टिंग टू आरबीआई, ये आप एक बार के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन इससे क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक इसमें आप क्या ही पूछ लोगे? इसमें बोला गया है कि आरबीआई ने एक इशू सर्कुलर इशू किया था, जिसमें बोला गया था कि भाई अकाउंटिंग जो भी पर्सनल है, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब जो मतलब कुछ कॉन्करेंट ऑडिटर बोल के चीज होता है, तो कॉन्करेंट ऑडिटर जो मतलब डेली, जैसे इंटरनल ऑडिटर बोल सकते, ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिटर वो जैसे डेली वो जाता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब साल में एक बार, तो जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ऐसा ऑडिटर को अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड का कुछ भी मिले कि आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करो। अगर कोई डेलिब्रेट फॉल्ट हुआ मतलब ऑडिटर से, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, लायबल फॉर एक्शन, मतलब मोटा मोटी यही है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसे फिर 250 क्या बोलता है कि जो भी आप मतलब एक प्रिंसिपल है ना कि कॉन्फिडेंशियलिटी का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको ओवरराइड करता है बाय स्टैट्यूट। अगर कोई लॉ बोल दिया कि ये आपको बोलना है, लॉ या फिर कोड या फिर कोई भी स्टैट्यूट कुछ भी बोल दिया कि भाई आपको ये बोलना है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इसे 240 क्या बोलता है? ऑडिटर इज रिस्पांसिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल टेकन एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू फ्रॉड। ठीक है, मैं इसको कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। नोट क्या है? द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक एवरी ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली, बट इवैल्यूएट द सिस्टम एज ए होल। If any suspicious instance is found during normal duties, it should be reported to RBI as well as the bank's chairman, MD, MSC. ये MCQ का पार्ट हो सकता है। ये MCQ का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, मतलब ये तीन चीजें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या क्या है? सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एंड 2 क्या करता है? इट डील्स विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर ऑथेंटिकेशन। सही है, और ये एप्लीकेबल है नेशनलाइज्ड बैंक पे, एसबीआई पे, आरआरबी। नेशनलाइज्ड बैंक में, एसबीआई में, आरआरबी। थर्ड शेड्यूल में दो फॉर्म दिया गया है, मतलब फॉर्मेट दिया है, उस हिसाब से बैलेंस शीट और पीएल बनता है, जो कि है एक है फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए क्या बोलता है? फॉर्म ए स्पेसिफाइज बैलेंस शीट, और फॉर्म बी स्पेसिफाई करता है पीएनएल कि कैसे बनना चाहिए। और सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं? इट रिक्वायर्स बैलेंस शीट एंड पीएल शुड बी ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड मतलब सीएसए, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये आप मतलब ये आ सकता है लाइक एमसीक्यू में।
देखो अभी क्या है कि कॉन्डक्टिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, ये अगर अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारा ऐसा होगा कि भाई ये तो ऑलरेडी मेरे को पता है, ठीक है, तो फिर भी आप एक बार पढ़ लो। मैं भी इसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप एक बार अगर आपको चाहिए तो आप मतलब नोट से पढ़ ही सकते हो, इसमें 100% बुक कवर है, कुछ भी छूटा नहीं। या फिर आप मतलब बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आपका मर्जी होगा, कुछ भी सही है, आप पढ़ लो, कुछ भी देख लो। स्टेजेस ऑफ ऑडिट, या फिर मतलब इसमें टोटल 17 पॉइंट्स बोला गया, मैं एक एक करके बोला। इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इनिशियल कंसिडरेशन क्या करेगा? एक है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेंटनेस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेंटनेस में क्या बोला जाता है कि बिफोर अपॉइंटिंग द स्टैट्यूटरी व सेंट्रल सेंट्रल और ब्रांच ऑडिटर्स शुड ऑब्टेन डिक्लेयर ऑफ इंडेंटनेस कि भाई उस बैंक से आपको कोई पैसा उधार नहीं है। ये आप अगर इसमें भी पढ़ोगे ना डिस्क्वालिफिकेशन में, उसमें भी एक पॉइंट था इंडेंटनेस का, तो मतलब वही इंटरनल एसेट्स में इसमें बोला गया है कि आरबीआई prohibits audit firms from undertaking statutory audits in a bank if they are associated with internal assignment like concurrent audit in the same year। मतलब अगर आप उस बैंक से आप इंटरनल ऑडिट भी कर रहे हो, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं मिलेगा, तो ऐसा। तो ये तो पहले भी था, मतलब हम लोग जब भी नॉर्मल ऑडिट भी पढ़ रहे हैं तो तभी भी ऐसा था कि अगर आपको उस कुछ कुछ सर्विसेज आप दे रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, तो वो आप नहीं कर सकते, तो वो तो था ही। प्लानिंग स्टेज में क्या है कि ऐसे 300 रिक्वेस्ट ऑडिटर टू टेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज, परफॉर्म प्रोसीजर्स एज पर एस 220 और एस्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर एस 210। ये भी था। मैं इसीलिए पता है इसमें एक ये पॉइंट है कि थोड़ा सा अलग है कि इसमें बोला गया है कि ऑडिट ए सीए कैन नॉट एक्सेप्ट ऑडिट क्वेश्चन प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए। अगर अगर कोई भी सीए मतलब ऐसा कोई भी सीए वो नया ऑडिट पोजीशन नहीं है होल्ड कर सकता अंटिल अनलेस उसको पिछले वाले ऑडिटर से एनओसी नहीं मिला। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग एंड ऑब्टेनिंग ए एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, ठीक है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आप ले लो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये क्या है कि ऑब्वियसली कि एग्री करो सारे टर्म्स को एंड डॉक्यूमेंट ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स विद द बैंक बिफोर स्टार्टिंग। मैं बोल रहा हूँ ना ये जो कनेक्टेड ऑडिट है उसमें ज्यादातर पॉइंट्स ऐसा है कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट में क्या है? एज पर एस 510 द ऑडिटर मस्ट चेक ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द इनिशियल एंगेजमेंट। If material misstatements are found that affect the current period and are not properly adjusted या फिर disclosed, the auditor should issue a qualified and adverse opinion। ये अगर आप इसे 510 पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आपको पहले तो ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, अगर ओपनिंग बैलेंस में कुछ दिक्कत हुआ तब आपको मतलब ऐसा कुछ भी है कि वो एडजस्ट नहीं हुआ फिर डिस्क्लोज नहीं हुआ, आपको क्वालिफाइड या फिर एडवांस ओपिनियन देना है। Assessment of engagement is, it is a critical part of audit process and should be done prior to accept of audit as it impact both the acceptance decision and audit plan। मतलब क्या है कि it is जो एंगेजमेंट रिस्क को असेसमेंट करना ना, इट इज ए क्रिटिकल बात कि बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है कि एंगेजमेंट रिस्क को असेस करना एंड शुड बी डन प्रायर टू एक्सेप्ट। ऑब्वियसली प्रायर टू एक्सेप्ट ऑडिट ही करोगे कि एंगेजमेंट रिस्क, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना टू ऑडिट एज इट इम्पैक्ट बोथ द एक्सेप्टेंस डिसीजन एंड ऑडिट प्लान। Establishing the engagement team, ये ऑलरेडी बात कर चुके हो, लेकिन फिर भी the assignment of the qualified and experienced professional is an important component managing the engagement। सही। The size and composition of the engagement team would depend on the size, nature and complexity। Obviously जैसा आपका assignment होगा, जैसा आपका audit मतलब वो आपका एनवायरनमेंट होगा ऑडिट का, ठीक है, तो उस हिसाब से आप एंगेजमेंट टीम लेके जाओगे ऑब्वियसली। अच्छा एक पॉइंट है कि मैं बोलूंगा ना, जब भी आप पढ़ोगे ना, जब भी आप अगर वीडियो देखोगे, मुझे पता नहीं कि ये बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है कुछ कुछ चीजें कि फास्ट पेस्ट हो, क्योंकि मेरे को दूसरा पार्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करवाना है। और दूसरा बात है कि मैं बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ोगे ना
कोशिश करना कि ये जो प्रिंट आउट ये करीब करीब 19 पेज का है, ठीक है। तो अगर आपका हो सके तो आप ये पेज पेज प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। पेज मतलब क्या, ये जो पीडीएफ है। तो क्या होगा, जब भी आप पढ़ोगे ना तो आप पेंसिल से टिक कर सकते हो या फिर अंडरलाइन कर, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ब्रैकेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको भी होगा कि नहीं भाई मैं प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ, मतलब क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस वीडियो देख लोगे तो उतना कुछ फायदा होगा नहीं, मैं इसीलिए। अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, obviously as per ASA 315 the auditor should understand the bank, its environment and internal controls to identify and assess risks of material misstatement and to design and perform further audit procedure. बहुत ज्यादा एंड है। हाँ, तो 315 ASA 315 क्या बोलता है कि ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द बैंक, इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड एसेस risks of material misstatement to design and perform the further audits. सही है। 315 बोलता है कि आपको बैंक और उसका इन्वायरमेंट और उसका इंटरनल कंट्रोल समझना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए? आइडेंटिफाई एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू डिजाइन एंड परफॉर्म द फर्दर ऑडिट। आइडेंटिफाई एंड एसेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो सेम ही है कि ये सारे को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द बैंक इज understand the bank, its environment, including internal control. ये क्या हेल्प करती है? It enables the auditor to identify assess risk and to develop an audit plan so as to determine operating effectiveness of controls. ठीक है। बैंक को अंडरस्टैंड करना, उसके इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इंटरनल कंट्रोल के साथ क्या हेल्प करता है? टू आइडेंटिफाई एसेस रिस्क और टू डेवलप एन ऑडिट प्लान कि उसका जो भी ऑपरेटिंग कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम करेगा। मतलब जो भी कंट्रोल है वो ऑपरेटिंगली इफेक्टिव, मतलब भाई आप पेपर में एक लिख दियो कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है क्या नहीं, कि जो बंदा जो काम करना चाहिए वो प्रॉपर्ली काम हो रहा है। सही है। Understanding the bank's accounting process. The auditor should understand at its generates financial या फिर operational data and supports internal. जो बैंक का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑपरेशन डेटा एंड सपोर्ट्स इंटरनल कर। मतलब इसमें क्या बोला गया, देखो अभी क्या है कि बैंक कैसे अकाउंटिंग करता है ये इसको ऑडिटर को समझना पड़ेगा। तभी तो, क्योंकि वो एक फैक्टर हो जाता है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और इंटरनल कंट्रोल को भी सपोर्ट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें एक पॉइंट है जो आपका क्वेश्चन में आ सकता है जी, क्या है? An effective risk management system in a bank generally requires the following. एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जनरली ये 5 चीजों को रिक्वायर करता है। क्या क्या? ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनल कंट्रोल भैया, TCWG, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, OICMR, इंटरनल कंट्रोल का OMR शीट आपको फिल करना है। इंटरनल कंट्रोल का OMR शीट आपको फिल करना है। इंटरनल कंट्रोल का OMR शीट मतलब आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। इसका मतलब क्या? एंड मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वो ये 5 चीजों को नॉर्मली रिक्वायर करता है। क्या क्या? इंटरनल कंट्रोल का OMR शीट। इंटरनल कंट्रोल का OMR शीट मतलब क्या? आई मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन, measurement and monitoring of this. This is that to significantly impact bank's achievement of goals should be identified, measured and monitored against pre-approved limit and criteria. इसमें क्या बोला गया है कि जो भी सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा कोई भी अगर रिस्क हुआ जो कि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है बैंक का जो गोल है उसको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और मॉनिटर करना है
अगेंस्ट प्री अप्रूव लिमिट और क्राइटेरिया। जो प्री अप्रूव मतलब सोचो कि आपको लोन सैंक्शन, आपको एक बोला दिया गया है कि आपको 10 लाख तक ही आप लोन सैंक्शन कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि बैंक वो 20 लाख का लोन सैंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि रिस्क दैट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द बैंक्स फाइनेंशियल बैंक्स अचीवमेंट ऑफ गोल। कि मतलब ऐसा कोई भी रिस्क हुआ कि भाई बैंक का जो गोल है, ठीक है, कि इतना पैसा कमाना, कुछ भी गोल हुआ, तो क्या है कि उसको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर करे तो उसको आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, मॉनिटर करो अगेंस्ट बी अप्रूव जो भी लिमिट और क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके। सी मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज में बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स। एप्रोप्रिएट मैं लिख रहा हूँ, लाइक इधर जगह नहीं था। एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट रिस्क इंक्लूडिंग effective segregation of duties, verification and approval of transaction, setting up limits, physical securities and contingency planning, etc. बहुत सारी चीज था लेकिन मैं लिखा नहीं, ठीक है। तो बट यही है कि बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट रिस्क। अभी बैंक को क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या है, ऑब्वियसली कि बैंक को एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स होना चाहिए टू मिटिगेट रिस्क, मतलब जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब जो भी फ्रंट और बैक ऑफिस है उसका इफेक्टिव सेग्रीगेशन हो कि भाई फ्रंट ऑफिस ये करेगा, बैक ऑफिस ये करेगा। बैक ऑफिस जो भी ट्रांजेक्शन है या फिर जो भी मैनेज करना है वो सब करेगा, फ्रंट ऑफिस मेरे को वो लेके देगा, सेल लेके देगा। सेल मतलब क्या, लोन हो गया, डिपॉजिट हो गया, वो सारे मेनली लोन। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भाई वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों अलग अलग बंदा करे। फिर क्या है कि सेटिंग अप लिमिट्स हो कि भाई इतना ही लोन देना है, या फिर ये सारे। फिर फिजिकल जो भी सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी तो मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट हो गया, ये सारे जो भी गोल्ड हो गया, ये सारा प्रॉपरली रहे। फिर कंटीजेंसी प्लानिंग हो, ये सारा। फिर ओ मतलब क्या, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यू। टीसीडब्ल्यू मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मैं हर जगह टीसीडब्ल्यू जी ही बोलूंगा क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा बोलने का कुछ मतलब सेंस नहीं बनता है। ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल प्रोसेस बाय टीसीडब्ल्यू। टीसीडब्ल्यू जी मतलब बीओडी में एमडी शुड अप्रूव रिटेन पॉलिसीज। शुड अप्रूव रिटेन पॉलिसीज। क्या अप्रूव करना चाहिए, रिटेन पॉलिसीज, ओरल पॉलिसीज नहीं। It should be consistent with the bank's achievement, the bank's objectives and strategies, capital strength, management expertise, regulatory requirement, types and amount of risk as accepted. इसमें क्या बोला है कि जो भी दो साइडेड गवर्नेंस होगा, मतलब बोर्ड मेंबर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी हो गया, वो एक रिटेन पॉलिसी को अप्रूव करना चाहिए, ठीक है। रिटेन पॉलिसी, ओरल नहीं, रिटेन पॉलिसी। बैंक्स जो कि इनकंसिस्टेंट हो, कि भाई वो इन लाइन हो, एट पार हो विद बैंक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट का जो भी एक्सपर्टाइज है, रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है, और जो भी कैपिटल स्ट्रेंथ और जो भी रिस्क है, ठीक है, जैसे भी रिस्क हो उसके इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन मॉनिटरिंग risk management models, methodologies and assumptions used to mitigate risk should be regularly assessed and जो भी रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल या फिर मेथोडोलॉजीज है उसको क्या हर बार आप चेक करते रहो, ठीक है। रेगुलरली एसेस्ड भी होना चाहिए, और अगर कुछ उसमें ऐसा है कि उसमें अपडेट कर सको तो अपडेट भी होना चाहिए। इट मे बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट से भी हो सकता है। ये थोड़ा हो नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैंक नीड रिलायबल सिस्टम दैट प्रोवाइड timely timely and consistent operational financial compliance information। देखो, बैंक का हर चीज डिजिटली होता है, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हो गया, फिर ट्रांजैक्शन को कुछ भी लाइक रिकॉर्ड करना हो गया, कुछ भी प्रोसेस करना हो गया, लोन सैंक्शन करना हो गया, डिपॉजिट लेना हो, कुछ भी हो गया, सारी चीज इंफॉर्मेशन सिस्टम से होता है, सारी चीज कंप्यूटराइज्ड है। तो बैंक को क्या एक रिलायबल सिस्टम होना चाहिए that provide timely and consistent operational, financial and compliance info। कि भाई ऑपरेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है, compliance रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल जो भी वो टाइम टू टाइम देते रहे। It enables TCWG and management to assess the changing nature of the bank's profile, risk profile।
ये हेल्प करता है ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू एसेस द चेंजिंग नेचर ऑफ द बैंक्स प्रोफाइल। सही है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या देखे कि एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए ICOMR, इंटरनल कंट्रोल का ओएमआर शीट होना चाहिए। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल का ओएमआर शीट मतलब क्या? आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, कि जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर सकता है बैंक्स अचीवमेंट को, और गोल मतलब जो भी गोल है उसका, तो उसको आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करो। ठीक है। सी मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज की भाई प्रॉपरली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, एप्रोप्रिएट कंट्रोल ऑफ मिटिगेटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो गया, फिर से वेरिफिकेशन अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, फिर फिजिकल सिक्योरिटीज हो गई, ये सारे। ओ मतलब क्या? ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाय TCWG इन कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG। TCW मतलब BOD या फिर MD शुड अप्रूव डिटेन पॉलिसीज को अप्रूव करना चाहिए। जो भी इनकंसिस्टेंट ऑफ बैंक्स ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज, फिर कैपिटल स्ट्रेंथ हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गई, ये सारे। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट जो भी मॉडल एंड मेथोडोलॉजी वो क्या है, रेगुलरली अपडेट और एसेस होना चाहिए, एंड इट मे बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। सही है। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या बोलता है कि बैंक नीड रिलायबल सिस्टम दैट प्रोवाइड टाइमली एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशनल फाइनेंशियल कंप्लेक्स इनपुट. इट enables TTWJ and management to assess the changing natures of banks risk profile. ठीक है। ICOMR, oversight and identification of involvement by TCWG, sorry I से बोलते हैं, identification, measurement and monitoring of risk. C, control activities. O, oversight and involvement of in control process by TCWG. ICOM, monitoring activities. R है reliable information system, reliable IS. Establishing, भाई क्या हुआ? एंगेजमेंट इन डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी वही है कि एक एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट और इन्वॉल्व की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड अदर एप्रोप्रिएट स्पेशली व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मतलब पार्टनर को एज पर इसे 300 यही करना चाहिए। दो चीज, एक तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश करो, और जो भी की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड अदर एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट है उसको इन्वॉल्व करो व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। डेवलपमेंट एंड ऑडिट प्लान क्या है कि वही ऑडिट प्लान में जो भी की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उसको उसको इंक्लूड करो। ठीक है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, वो एंगेजमेंट जो भी डिस्कशन है उस वो वाले शीट पे। डिटरमाइनिंग ऑडिट मैटेरियलिटी। Audit materiality, the auditor should consider the relationship between the audit materiality and audit risk. ठीक है। It is a matter of professional judgment. It depends on the knowledge of the bank, assessment of bank. आप अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ना तो उसमें ही बोला गया है कि जो भी ऑडिट मतलब मेटेरियलिटी है ना, तो वो ऑडिट रिस्क के साथ कंबाइंड है। ठीक है, उसमें रिलेशनशिप है। तो उसमें क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ ऑब्वियसली एक मैटेरियलिटी जज करो वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द बैंक, नॉलेज ऑफ द बैंक, कि आपको कितना नॉलेज है बैंक का, कितना आप एंगेजमेंट रिस्क को लाइक एसेस किए हो कि मतलब कितना रिस्क है कितना नहीं है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल। Going concern be auditor should consider whether there are events or conditions that which may cause significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. ठीक है। मतलब ऑडिटर को एक वो होना चाहिए कंसिडर कि ऐसा कोई भी इवेंट या फिर कंडीशन है क्या नहीं है जो बैंक का जो कोई कंसर्न है उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है।
सिग्निफिकेंट नाउन क्रिएट कर सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट में क्या है? 12 नंबर पॉइंट में है एज पर इज टू फॉर्टी द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड फॉर इन एन ऑडिट ऑफ एनी स्टेटमेंट, मतलब ये इज टू फॉर्टी का नाम है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एसेट्स रिस्क ऑफ मेंटेन स्टेटमेंट, आरएमएम मतलब रिस्क ऑफ मेंटेन स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, to obtain sufficient appropriate audit evidence on those identified misstatement and to respond appropriately made by professional skepticism. ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी क्या है? एज पर एस 230 to identify assets RMM in the financial due to fraud and to obtain sufficient appropriate audit evidence. किसके ऊपर? On those identified misstatement. एक है आइडेंटिफाई एंड एसेस का रिस्क ऑफ मेंटेन मिसस्टेटमेंट को, और दूसरे का ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन दोस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड टू रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली। और क्या है? मतलब टोटल 3 है एंड मेंटेन टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या है? एक तो आइडेंटिफाई एसेस आरएमएम, फिर क्या है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो वो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में जो ऑलरेडी आप एसेस कर चुके हो, फिर उसके ऊपर एप्रोप्रिएटली रिस्पोंड करो, फिर क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो। केवाईसी नॉर्म में क्या होता है? जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग में इसमें क्या बोला आरबीआई टाइम टू टाइम ना, लाइक वो क्या करता है? गाइडलाइंस इशू करता है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। उस हिसाब से आपका जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फिर मतलब एक कस्टमर को उसका बायोडेटा क्या है, कि उसका पैन नंबर क्या है, आधार कार्ड, अभी सब कुछ पैन से लिंक हो रहा है, तो उसका बायोडेटा आता है बैंक के पास। इट रिक्वायर्स बैंक्स टू इंस्टीट्यूट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड कंट्रोल्स टू डिटेक्ट एंड टू रिकॉग्नाइज टू रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो उसको रिपोर्ट करना है। ऑल सेट। तो एसए 240 में क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई एसेट्स आरएमएम ड्यू टू फ्रॉड, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट on which the identified misstatements on those identified misstatements and to respond appropriately and to maintain purposes skepticism. Got it? Second, assess specific risk. Specific risk मतलब क्या? Auditor should identify assets RMM at the financial statement level, which refers that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assets. मतलब the auditor should identify assets risk of material at the financial level which refers that relate pervasively, मतलब बहुत चीजों को इफेक्ट करता है to the financial statement as a whole and potentially affect many associations. Risks associated with outsourcing of activities, मतलब बैंक हर चीज खुद से नहीं करता। बैंक ऐसा बहुत सारी चीज होता है जो आउटसोर्स करता है, दूसरे लोगों से करवाता है। Bank make extensive use of outsourcing for both reducing cost, also making use of an service of an expert not available internally. There are a number of risks. There are a number of risks associated with it, and therefore it is quintessential for the banks to effectively manage the risk. मतलब ये अल्टीमेटली मैं बोलता हूँ, ठीक। बैंक क्या करता है? बैंक बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि वो आउटसोर्स करता है, वो बाहर के जो भी कंपनी है उनसे आउटसोर्स करता है कि एक तो उससे कम खर्चा होता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी वो दरकार पड़ जाए क्योंकि बैंक के इंटरनली वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि उसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसमें भी एक नंबर ऑफ रिस्क होता है कि भाई जो भी आउटसोर्स करता है वो बैंक, मतलब बैंक का कोई भी एम्प्लॉय का या फिर बैंक मैनेजर का भी तो काम नहीं है कि उसका ही कोई रिलेटिव हो गया, फिर वो प्रॉपर्ली काम कर रहा भी है कि नहीं, ऐसा फालतू का तो पैसा नहीं ले रहा। अच्छा, इतना टाइम तक आप अगर देखोगे तो इतना टाइम तक आपको बोला गया है कि भाई एसेस करो, इसको एसेस करो, इसको एसेस करो। भाई एसेस करने के बाद क्या? हम एसेस करने के बाद करेंगे क्या? हम क्या करेंगे भाई जी? ये करोगे। इसी 330 requires auditor to design overall responses to address the
RMM and the financial statement. The auditor should design and perform other audit procedure whose NT मतलब क्या, nature, time और extent. NT मतलब क्या, nature, time और extent are based on and are responsive to the assessed RMM and the assessment. इसे 320 बोलते हैं कि आप तो ओवरऑल रिस्पॉन्स मतलब वो तो आप आइडेंटिफाई वो सब कर लिए, तो उसके बाद क्या आप ओवरऑल रिस्पॉन्स एक डिजाइन करोगे एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को आप डिजाइन और परफॉर्म करोगे उस नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस टू द एसेस रीडेड आरएम एट द एसेशन लेवल. आरएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द एसेशन कि आपका जो भी एसेस की और रिस्क हो उसके ऊपर बेस करके आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन और परफॉर्म करोगे. ओके. स्ट्रेस टेस्टिंग. स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? तो स्ट्रेस टेस्टिंग है ना, मतलब ये देखो बैंक का जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम वो बहुत ज्यादा टफ होना चाहिए कि अचानक से लोड से वो दिक्कत नहीं हो. ठीक है. उसमें क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी उसका सॉफ्टवेयर है उसमें नॉर्मल से ज्यादा पैसा दिया जाता है जानबूझ के कि वो जो भी एक अगर क्रिटिकल टाइम आ गया तो उसको वो हैंडल कर सके. इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी that determines the robustness of software by testing by the limits of normal operation. Stress testing is particularly important for mission critical software. मतलब अगर बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो गया ना उसके लिए, बट यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मिशन में लेना, लेकिन वो हर टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है. RBI has required that all commercial banks shall put in place a board approved stress testing framework to suit their individual requirements, which could integrate into risk management system. जो भी risk management system है उसमें इंटीग्रेट हो कि स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर है उसको स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस डाला जाए जानबूझ के कि वो अगर रियल लाइफ में उतना ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो वो उसको हैंडल कर सके. बेसल 3 फ्रेमवर्क. Basel III framework क्या है? Basel norms are international banking regulation issued by किसमें? Basel Committee on Banking Supervision. ये आप MCQ के लिए आप एक बार देख सकते हो, इसमें लाइक फुल फॉर्म आ सकते हैं. सॉरी. हाँ आप आफ्टर द सबप्राइम क्राइसिस ये आपको जानने का कोई लॉजिक नहीं है. BCBS एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. सॉरी. आफ्टर द सबप्राइम क्राइसिस BCBS and the Financial Stability Board reviewed the framework and in December 2010 released Basel III, a global regulatory framework for more resilient bank and banking system. Basel III sets the minimum criteria for regulatory requirement and mainly focuses on managing risk to banks and overall financial system. ठीक है. तो बेसल 3 एक नॉर्म है जो कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने लाया है, इशू किया है. ये BCBS एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिव्यू करता है ये फ्रेमवर्क को और ये रिलीज हुआ था इन December 10 कि बेसल 3 फ्रेमवर्क. ठीक है. ये इसका नाम है पूरा. और बेसल 3 सेट्स बेसल 3 क्या करता है वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया वो डिसाइड करता है एंड मेनली वो फोकस करता है मैनेजिंग रिस्क टू बैंक एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. ये उतना कुछ ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझाना पड़ेगा या फिर ऐसा, तो मेनली यही सारे फोकस है. रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स. इसमें क्वेश्चन आ सकता है. The auditor should take into account the adverse comments if any happening. अगर ये जो नीचे के 7 पॉइंट्स है ना उसमें अगर कोई भी एडवर्स कमेंट हुआ इसको ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा भाई. इसकी व्हाट है, इसको ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा. क्या 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 एक है अगर प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में अगर एडवर्स कमेंट हुआ
जो भी कॉन्करेंट ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर एडवांस कमेंट हुआ, जो लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है और बैंक ऑफिशियल उसमें अगर एडवांस कमेंट हुआ, आरबीआई का जो लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, एक है बैंक्स का इंस्पेक्शन लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एक है आरबीआई का जो लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसमें मतलब बैंक और आरबीआई का जो लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसमें अगर एडवांस कमेंट हुआ तो आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन, अगर कोई भी रिपोर्ट हुआ जो वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी के ऊपर हुआ, ठीक है, कि आपका जो भी सिक्योरिटी उसको वेरीफाई करने के लिए अगर आपने कोई रिपोर्ट रिलीज किया या फिर कुछ भी किया, ऑडिट किया कुछ भी, उसके ऊपर वो जो रिपोर्ट में अगर एडवांस कमेंट हो तो वो भी देखना पड़ेगा। एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट्स। और मैनेजर्स चार्ज, मतलब मैनेजर जब चेंज करता है ना, तो जो उसका जो चार्ज लेता है दूसरा मैनेजर, उसका एक रिपोर्ट होता है, उसमें अगर कोई एडवांस कमेंट हुआ तब भी ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे में अगर 7 पॉइंट में अगर एडवांस कमेंट हुआ तो आपको मतलब ध्यान, ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या में, एक है प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट में, एक है बैंक, एक है बैंक या फिर आरबीआई का लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, ठीक है, बैंक या फिर आरबीआई के लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, फिर क्या है एनी अदर रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी में रिपोर्ट हुआ और मैनेजर अगर चेंज हुआ तो वो जो मैनेजर चार्ज हैंडिंग ओवर जो रिपोर्ट होता है उसमें। इसके अलावा भी अगर कोई भी इंटरनल रिपोर्ट हुआ स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट्स, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट्स के रिलेटेड है, उसमें अगर एडवांस कमेंट हुआ तब भी आपको देखना होता है। ठीक है, ये मैं काट दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, एक नोट है बस, तो अल्टीमेटली क्या है, किस किस चीज में अगर हाँ सॉरी थोड़ा, द The statutory central auditors must review the annual financial inspection report of RBI and ensure variation in provision etc. reported by RBI properly considered। मतलब इसमें क्या एक नोट है, इसमें क्या बोला गया है कि जो भी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है ना, उसको रिव्यू करना है जो भी एनुअल जो फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है आरबीआई का, ठीक है, और उसको इंश्योर करना है कि जो भी प्रोविजन या फिर कुछ चीज में अगर कोई वेरिएशन हुआ तो वो अगर आरबीआई ने रिपोर्ट किया उसको प्रॉपरली मैनेजर जो भी बैंक का मैनेजमेंट है वो कंसिडर किया कि अगर सोच लो आरबीआई की रिपोर्ट में है कि ये फलाना के लोन अकाउंट में 7% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, आप कर रहे हो 5%, तो उसको आप चेंज करो, ठीक है, उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। ये हो गया। तो कौन कौन से रिपोर्ट में अगर एडवर्स कमेंट हुआ तो हम लोगों को करना पड़ेगा, रिपोर्ट में मतलब वो कंसिडर करना पड़ेगा। पहले आप लिख लो, फिर आप पॉज कर लो, ठीक है, मैं बोल रहा। एक है प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, फिर अगर कॉन्करेंट या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हुआ, फिर आरबीआई या फिर बैंक का जो इंटरनल इंस्पेक्शन लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुआ उसमें अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के मतलब फिजिकल सिक्योरिटीज का वेरिफिकेशन के लिए कोई रिपोर्ट हुआ, या फिर मैनेजर अगर चेंज हुआ उसका रिपोर्ट में अगर कोई एडवर्स कमेंट हुआ,
या फिर दूसरा अगर कोई भी रिपोर्ट हुआ, इंटरनल रिपोर्ट, जैसा अगर कोई पर्टिकुलर आइकन में, तभी उसमें अगर एडवर्स कमेंट हुआ तो आपको, ऑब्जर्वेशन हुआ तो आपको करना है, एडवर्स कमेंट हुआ तो आपको रिपोर्ट में भी कंसिडर करना है, आपको भी एज ए सर्टिफिकेट इंटरनल ऑडिटर आपको भी कंसिडर करना है। तो आज का क्लास यही तक समाप्त करते मुझे लगता है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चीज हो गया। क्या बोलते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्लास लेंगे, उतना कुछ दिक्कत नहीं है, बट हो जाएगा। अभी अभी का जो क्लास है ना, इसके बाद वाला क्लास, उसमें मजा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट, बहुत ऐसा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट होगा जिससे मेनली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब तो लाइक बेसिक बेसिक था। अभी आएगा ऐसा मसालेदार ऐसा पार्ट। ठीक है, चलो मतलब ठीक है, आज का क्लास यही तक समाप्त करते हैं। पीछे से भी शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। बाय।